हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम किए थे परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। इसका कन्वर्जन किसमें, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में, ठीक है। और फिर फ्रैक्शन या डेसिमल से वापस परसेंटेज में, ठीक है जी। ये सब लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। आज हम नया इसमें ही टॉपिक शुरू कर रहे हैं परसेंटेज के, वो है परसेंटेज चेंज, ठीक है जी। परसेंटेज चेंज मीन्स एनी इंक्रीज और डिक्रीज in the percentage due to the change in original amount। मतलब ये कि परसेंटेज चेंज क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, किसमें, परसेंट में, ठीक है। और ये इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन द ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। ओरिजिनल अमाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण या चेंज होने के कारण परसेंट में इंक्रीज या डिक्रीज देखा जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज देखा जाता है, उसको कहते हैं परसेंटेज चेंज, ठीक है। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, उसको निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है इसका, परसेंट चेंज इज इक्वल्स टू न्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज चेंज, ठीक है। ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज का। बात समझ आई, ठीक। देखिए अब यहाँ पे तीन बातें ध्यान रखिएगा। सबसे प्रथम बात ये है कि अगर न्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। न्यू अमाउंट में से ओरिजिनल अमाउंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है इंक्रीज, या फिर ऐसे लिखे परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है जी। क्या शो करता है, परसेंटेज इंक्रीज। दूसरी बात, अगर न्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट करते हैं और ये आता है लेस देन जीरो, ठीक है, तो ये क्या शो करता है, परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है जी। परसेंटेज डिक्रीज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है, इसमें नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे, नेगेटिव साइन को यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव डाल के नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे डिक्रीज हो रहा है। बात समझ आई, ठीक। थर्ड बात क्या है इसमें, तीसरी बात ये है कि न्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट करते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल टू जीरो आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ,
नो चेंज, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा, ना वो डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, वो बराबर है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी grew from 20 lakh to 22 lakh, then find the percentage change। ठीक है जी, अब इसमें देखिए, हमें परसेंटेज चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, न्यू अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट, है ना, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। यही फॉर्मूला है, और परसेंट का साइन लगा देंगे, है ना, यही फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमें कितने वेरिएबल्स है, क्या क्या चाहिए, न्यू अमाउंट चाहिए और ओरिजिनल अमाउंट चाहिए, दो ही, ठीक, दो ही चाहिए। क्या ये वो दोनों गिवन है? क्या कह रहे हैं इसमें, न्यू अमाउंट क्या होगा, न्यू अमाउंट 20 लाख होगा या 22 लाख होगा? क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रीव फ्रॉम 20 लाख, मतलब 20 लाख से बढ़ के 22 लाख हो गया, ठीक है, तो ओरिजिनल इसमें क्या होगा, ओरिजिनल होगा 20 लाख, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट 20 लाख, और 22 लाख क्या होगा, न्यू अमाउंट। ठीक है जी, तो न्यू अमाउंट में से, यानी कि 22 लाख में से 20 लाख को माइनस कर देंगे, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। ठीक है, समझ आया इतना? अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 लाख, ठीक है, 2 लाख आएगा ना, डिवाइडेड बाय 20 लाख। ठीक है, ये 5 जीरो से ये 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 10, यहाँ पे इंटू 100 है, परसेंट का साइन, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो टोटल कितना आया, 10%। ठीक है जी, बात समझ आई इतनी? ये हो गया हमारा आंसर, 10%। ठीक है, चलिए अब आपने दो क्वेश्चन नोट करना है फटाफट से, है ना, वो आप सॉल्व करेंगे। रेंट ऑफ अ हाउस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5,000 टू 5,500। ठीक है, देन फाइंड द एक्चुअल परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ओरिजिनल रेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 15%, ऑप्शन नंबर सी 20%, एंड ऑप्शन नंबर डी 30%। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ बाइक लास्ट ईयर was
₹17,000, ठीक है। इट्स कॉस्ट दिस ईयर इज 14,000, ठीक है। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज, ठीक है जी, इन द कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 10%, बी 13%, सी 17.64% या डी 19.55%, ठीक है जी। इनको सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब है एप्लीकेशन ऑफ परसेंट, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है जी। परसेंटेज का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, उसमें सबसे फर्स्ट देखिए, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, बाय 1%, देन द रिडक्शन इन कंजम्पशन so as not to increase the expenditure is R upon 100 plus minus R into 100%, ठीक है जी। इसमें ये कहता है कि कभी भी किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो अब मान लीजिए ये 1% जो यहाँ पे लिखा है ना, इसकी वजह अगर हम लेट कर लेते हैं X%, अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है किसकी, कोई भी एक कमोडिटी है, जैसे मान लीजिए एक राइस है ना, चावल जो होता है उसका प्राइस अगर X% से इंक्रीज हो जा रहा है या डिक्रीज हो जा रहा है, तो उसके एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो, इसके लिए हमें क्या कितना कंजम्पशन इसका करना पड़ेगा राइस का, जिससे कि एक्सपेंडिचर ही इंक्रीज ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम हर महीने 100 रुपये का, 100 रुपये ज़्यादा कम हो जाएगा है ना, मान लीजिए 1,000 का हम अगर राइस को कंज्यूम कर रहे थे हर महीने, ठीक है, लेकिन अब X% इंक्रीज हो गया, इसमें मान लीजिए 10% अगर इंक्रीज हो जाता है राइस, तो ये कितना हो गया, 1,000 का 10% कितना हो गया बताइए, तो ये हो जाएगा 10% इसका 1,100, ठीक है। अब 1,100 रुपये हो गए है ना, जो पहले हम 1,000 रुपये दे रहे थे, अब उसी का 1,100 रुपये देना पड़ेगा। तो अब हम इसको 1,100 को वापस से हम 1,000 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर ही इंक्रीज ना हो, है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चावल का खपत कम करना पड़ेगा। मतलब अगर हमें 1,000 में मान लीजिए 100 kg चावल मिल रहा था, तो अब वो मिलेगा, अब वो चावल 1,100 रुपये में 100 kg मिलेगा, है ना, 100 kg कितने में मिलेगा, 1,100 रुपये में मिलेगा। लेकिन हमने क्या करना है, इस 100 kg को कम करना पड़ेगा, जैसे अप्रोक्स 90 kg या फिर 91 kg तक हम इसको डिक्रीज करेंगे, जिससे क्या होगा,
1000 रुपये के अंदर अंदर आ जाएगा, है ना। तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहा 1000। चावल की प्राइस इंक्रीज हुई, चावल का क्वांटिटी कम हो गया, है ना। यानी कि जो हम कंजम्पशन कर रहे थे, रिड्यूस इन कंजप्शन, कंजप्शन जो कर रहे थे वो कम हो गया, ठीक है। तो ये परसेंट निकालने का फॉर्मूला जो है वो है ये, ठीक है जी, बात समझ आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्लस और माइनस दिया है, प्लस और माइनस दोनों दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्लस होता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव साइन हम इस्तेमाल करेंगे कब, जब इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। किसमें, किसमें इंक्रीज होगा, कमोडिटी की प्राइस में, ठीक है। इंक्रीज इन, तो इधर लिख लेते हैं, पॉजिटिव साइन का मतलब इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। और साथ ही नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है। मतलब अगर डिक्रीज होगा तो हम माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे, इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, समझ आया इतना। चलिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यहीं पे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, देन द रिडक्शन इन कंजम्पशन so as not to increase expenditure is, क्या होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे ये जो आर है ये क्या है, ये इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइस है, ठीक है। आर का मतलब प्राइस इंक्रीज या फिर परसेंट प्राइस इंक्रीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वो कर देते हैं, x% लेट कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। अब ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे फॉर्मूले में पुट, मतलब r अपॉन 100 प्लस माइनस r इंटू 100%, ठीक है जी। तो अब ये बताइए यहाँ पे r क्या है है 20%, ठीक है जी। सिर्फ एक ही चाहिए था हमें, है ना, एक ही इसमें वेरिएबल है 20, और क्या है दूसरा हमें देखना है प्लस माइनस, प्लस माइनस में से क्या लगेगा, तो ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो प्लस हम लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब 20/100 प्लस फिर से 20, दोबारा से r लिखा है ना यहाँ पे, इसीलिए वापस से 20/100, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान रहे ये प्लस में है तो यहाँ से नीचे से डायरेक्टली जीरोस वगैरह हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो इसको हम पूरा तरह से पहले सॉल्व करेंगे, 120 हो जाएगा इंटू 100। अब इसमें से क्रॉस करना शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंट साइन रह गया, ठीक है, परसेंट। अब जीरो से जीरो कैंसिल, अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा बताइए, 2 से 6 हो गया, ये हो गया 10, फिर 2 से तो 3 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब तो फिर और काटेंगे तो 10 50, है ना, 50 हो जाएगा ना, 50/3%। इसको अगर और सॉल्व करना चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं कि क्या आएगा, 3 एकम 3, है ना, 3 2 3 छक 18 16 6 6 6%, ठीक है।
और 16.67%, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी, तो ये निकला हमारा परसेंटेज चेंज, सॉरी परसेंटेज चेंज नहीं, रिडक्शन इन द कंजप्शन। ठीक है, इतना कंजप्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते और एक क्वेश्चन नोट करते हैं जिसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ sugar decrease by 10%, then the increase in consumption so as not to decrease the expenditure is, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 15%, बी 11.11%, सी 12% या डी 10.9%। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस of a commodity increases by 20%, then by how much percent must a householder reduce his consumption of the total commodity so as not to increase his expenditure। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए 16:3/2%, बी 15:2/3%, सी 16:2/3%, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, एंड डी 16:2/3%। ठीक है जी, ये दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बताइए। ठीक है, इतना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का सेकंड। ठीक है, नेट इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन फैक्टर एंड डिक्रीज इन अदर फैक्टर। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, ड्यू टू सक्सेसिव increase or decrease in factors and
डिक्रीज इन अदर फैक्टर्स। ठीक है, ये होगा फॉर टू फैक्टर्स। ठीक है जी। जब ऐसा हो तो नेट इफेक्ट जो होता है को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा परसेंट में। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100%। ठीक है जी, ये हो गया फॉर्मूला। बात समझ आई? यहाँ पे एक बात और कि जो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव साइन मतलब पॉजिटिव का ए एंड पॉजिटिव का बी। और अगर डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज हो रहा होगा, सॉरी पॉजिटिव, नेगेटिव का ए एंड नेगेटिव का बी। ठीक है जी। तो अगर हम ऐसे इसको रख के फॉर्मूला क्रिएट करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, प्लस माइनस ए, प्लस का साइन, फिर प्लस माइनस बी, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100। ठीक है जी, ये हो गया परसेंट। नेट इफेक्ट इन परसेंट। ठीक है जी, तो ये आता है हमारा फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक, अब इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं जिससे ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कह रहा है इफ अ शॉपकीपर शॉपकीपर increase the price of his goods by 10%। ठीक है, then due to increase in demand his further increase the price by 20%, then find his actual profit for to increase। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। ठीक है, तो ए वेरिएबल क्या होगा इसमें, 10%। ठीक है, इफ अ शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 10%, 10% से इंक्रीज कर रहा है तो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड हिज फर्दर इंक्रीज इन द प्रॉफिट इज 20%। ठीक है, अगर वो प्राइस 10% से इंक्रीज कर रहा है ना, तो एक प्रॉफिट तो इसको यहाँ से मिल रहा है 10% का, और दूसरा प्रॉफिट 20% का कहाँ से मिल रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रखा है, इस वजह से उसके प्रॉफिट में भी 20% का इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ए जो है वो है 10% एंड बी है 20%। ठीक है, तो अब इसमें क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट, इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है, तो जब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला है ना, यानी कि पॉजिटिव साइन का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 का परसेंट। ठीक है, परसेंट का साइन लगा देंगे। अब
ए और बी को रिप्लेस कर देंगे जो इनकी वैल्यूज है ना। तो ए क्या है 10% प्लस बी कितना है 20 प्लस 10 × 20 10 × 20 अपॉन 100 और परसेंट का साइन। ठीक है जी, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या हो जाएगा ये 10 और +2 30%, 30 और यहाँ से क्या रहेगा, यहाँ से रह गया 2। ठीक है जी, ये परसेंट का साइन। तो अभी कितना बन गया 32%। ठीक है जी, ये हो जाएगा आंसर। मतलब ये 32% क्या निकला, एक्चुअल प्रॉफिट फॉर 2 इंक्रीज। ठीक है, ये जो दोनों इंक्रीज हुए मतलब प्रॉफिट 20% से इंक्रीज हुआ और इस कमोडिटी का मतलब जो भी गुड्स है उसकी प्राइस जो 10% इंक्रीज हुई। तो उन दोनों को मिला के जो परसेंट दोनों को मिला के हमारा टोटल परसेंट जो वैल्यू निकला वो निकला 32%। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 32% का हमारा हुआ है। ठीक है जी, बात समझ आई इतना। चलिए एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए अब। ठीक है 7, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, एंड लेटर ऑन द प्राइस वर डिक्रीज बाय 20%, सॉरी 25%। ठीक है, ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स। ठीक है, मतलब किसी आर्टिकल का फर्स्ट प्राइस क्या किया हमने 20% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब जब इंक्रीज किया तो उसमें सेल्स में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, जिसके वजह से हमने क्या किया फिर प्राइस को 25% फिर से हमने कम कर दिया। ठीक है, तो जब हमने कम कर दिया तो क्या करना है हमने, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है जी, हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है, इफ ए इज मोर और लेस देन और लेस देन बी। ठीक है, बाय X%, देन बी इज लेस देन और मोर देन ए बाय 100x अपॉन 100 प्लस माइनस X%। ठीक है जी, मतलब ये कि इसमें बोला है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक ए आर्टिकल है। ठीक है, इसको बोला है कि ए जो है ए है इक्वल किसके, बी का कुछ कुछ ही परसेंट मान लीजिए बी, ए इज मोर और लेस देन बी। ठीक है, मतलब ये कि ए जो है वो बी का या तो ज्यादा या कम, ठीक है, कुछ भी परसेंट। ठीक है, मतलब ए में अगर हम कुछ प्लस कर देते हैं या कुछ माइनस कर देते हैं परसेंट तो वो ए के बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरली सेकंड लाइन में क्या बोला है कि अब जैसे देखिए एक यहाँ पे अनुमान लगा लिया कि कितने परसेंट है, X%। ठीक है, कि X% जो है ए जो है वो मोर और लेस X% है बी का। ठीक है, या बी से। तो अब कह रहा है कि तो बी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखा जाए, बी के रूप से देखा जाए, बी की तरफ से, तो क्या होगा, बी इज लेस और मोर देन ए कितना, मतलब अब ए में
हम कितना कम या ज़्यादा करेंगे परसेंट, जिससे कि वो ए बन जाए, सॉरी बी बन जाए, ठीक है। तो वो परसेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। समझ आई बात? ठीक है, अब इसको थोड़ा क्वेश्चन से देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या था यहाँ पे? 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज increased by 25%, ठीक है, then by what percent, by what percentage should the new price be reduced to bring the price back to the original लेवल। ठीक है, बात समझ आई? कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मान लीजिए जो टीवी का प्राइस है, टीवी का प्राइस जो है ना, मान लीजिए 1000 है, ठीक है। अब इसमें बोला 25% इंक्रीज कर दिया, प्लस 25%, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया। समझ आया इतना? अब ये प्राइस क्या हो जाएगी? अब ये हो जाएगा 1250 रुपये, ठीक है। अब ये हो गया न्यू प्राइस, न्यू प्राइस, ठीक है। अब इस 1250 को कितने परसेंट से हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है, जिससे कि ये वापस 1000 हो जाए। बात समझ आई? अब पहले क्या था, 1000 का 25% हमने किया, जिससे कि ये नया प्राइस आ गया। अब इस न्यू प्राइस को वापस से हम कितने परसेंट से रिड्यूस करेंगे, जिससे कि वापस ये ओल्ड वाला प्राइस आ जाए। आई बात समझ? तो इसको निकालने के लिए ही ये फॉर्मूला हमने लगाया है। अब जैसे देखिए यहाँ पे तो हम ये 1250 रुपये हम निकाल रहे हैं, उसके बाद में हम निकालना पड़ेगा, है ना, सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले के अनुसार चले, इस फॉर्मूले के अनुसार चले, तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं परसेंटेज बिना किसी प्राइस को जाने हुए। ठीक है ना? तो देखिए, अब अगर हम फॉर्मूले के थ्रू जाए, मतलब 100x अपॉन 100 प्लस माइनस x, ठीक है, परसेंट। अब यहाँ पे x क्या है? x है 25, ठीक है, x इक्वल्स टू 25%, ठीक है जी। दूसरी बात कि यहाँ पे प्लस और माइनस में से क्या साइन आएगा? प्लस कब आएगा? जब ये इंक्रीज हो रहा होगा, है ना, और माइनस कब आएगा? जब वो डिक्रीज हो रहा होगा। पॉजिटिव फॉर इंक्रीज और नेगेटिव फॉर डिक्रीज, ठीक है। तो क्या होगा? 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस, प्लस होगा माइनस होगा, क्या हो रहा है? पे इंक्रीज हो रहा है ना, प्राइस इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर 25, ठीक है। अब क्या हो गया? ये हो जाएगा 100 इंटू 25 अपॉन 125, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 5 से ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंट का साइन रह गया था, इक्वल्स टू, ठीक है जी। तो हो गया ये 20% आंसर, ठीक है जी। बात समझ आई? ठीक है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूले से ही निकाले, दूसरा तरीका भी है निकालने का। वो क्या है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने 1000 माना ना, अब इसी तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए 1000 टीवी के प्राइस है, टीवी का प्राइस 1000 है, 25% इंक्रीज हुआ तो कितना? 1250 हो गया। तो अब ये न्यू हो गया, है ना, न्यू प्राइस। अब कितना है? ओल्ड न्यू प्राइस 1250 माइनस 1000 अगर हम करते हैं तो कितना आता है?
250 रुपये आते हैं। अब ये 250 रुपये जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 1250 से और इंटू कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंट निकल जाएगा ये वाला। ठीक है, कैसे देखिए, इससे ये कट गया, 25 से कम 25, 125, 5 से गया, 5 से कम 5 और यहाँ पे 20, यानी कि 20%। ठीक है, किया हमने दोनों में वही है, यहाँ पे भी हमने 100 लेट किया था, यहाँ पे भी हमने 1000 लेट किया है। ठीक है ना, बात समझ आई आपको? ठीक है, इसमें क्या होगा, कंफ्यूज होने के चांसेस हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल सा है, इस फॉर्मूले को रखना है, इसमें पुट करना है आपको वैल्यू, एक ही वैल्यू है, उस वैल्यू को पुट करना है और आपका आंसर आराम से इजीली निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए यहाँ पर भी आप। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द प्राइस ऑफ अ commodity is decreased by 12%, then by what percentage should the new price be increased to bring the price back to the original level? ठीक है जी, इनको सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब है फोर्थ। फोर्थ क्या है, द प्रेजेंट वैल्यू P of any asset, ठीक है, आफ्टर इंक्रीजिंग और decreasing at R% per year will become, ठीक है, आफ्टर n years। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देन प्राइस आफ्टर n ईयर या फिर वैल्यू, ठीक है, वैल्यू या प्राइस आफ्टर n ईयर्स इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है जी, मतलब इसमें कहना ये चाहता है कि मान लीजिए कोई भी एक असेट है, ठीक है, असेट में मान लीजिए कार है ना। अब इसकी प्राइस अभी जैसे 2025 है, तो 2025 में इसकी प्राइस जो है वो क्या है, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए कार की प्राइस। अब इसने क्या बोला कि 5% पर ईयर, है ना, 5% पर ईयर की रेट से, पर ईयर की रेट से वो डिक्रीज हो रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो n ईयर्स, मतलब अगर हम 3 ईयर्स का निकालें कि 3 ईयर्स के बाद उसका फाइनल प्राइस क्या होगा, है ना, तो वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो देखिए। जैसे हमारा फाइनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या है 2025 में, 2025 में कितना है, 5 लाख।
ठीक है जी। अब इसमें कितना परसेंट पर ईयर डाउन हो रहा है, 5%, ठीक है। तो हम इसका रेट निकाल लेंगे, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज निकालेंगे कैसे, 5 लाख डिवाइडेड बाय, सॉरी, हाँ, 5 लाख इंटू 5%। ठीक है, 5% का मतलब 5/100 होता है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 5% कितना हो गया, 5×5 = 25, मतलब 25,000। ठीक है जी। तो ये इसका रेट ऑफ चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1 साल का, ये हो गया पर ईयर। ठीक है, मतलब 1 साल में 25,000 रुपये डाउन हो जाएगा इसकी प्राइस। ठीक है, हमें कितने साल बाद की निकालनी है, 3 साल बाद। तो 25,000 को हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा, 75,000। ठीक है, मतलब आफ्टर 3 ईयर्स 75,000 डिक्रीज हो जाएगी प्राइस। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा फाइनल प्राइस क्या निकलेगा फिर, फाइनल प्राइस निकलेगा 3 साल के बाद 5 लाख में से 75,000 हम माइनस कर देंगे, 5 लाख माइनस 75,000, है ना। तो ये निकलेगा 4,25,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे गड़बड़ क्या किया है, अब मैक्सिमम लोग यही काम करेंगे। ठीक है, कि 5% बोला है तो हमने 5% निकाला, इंटू 3 कर दिया तो वो 5% का हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 5% बोला है, पर ईयर डिक्रीज हो रहा है, मतलब किस पे, जो उसकी वैल्यू है उस पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है कि ये जो 25,000 है, तो अब ये क्या हो गया, 5 लाख, यानी कि फर्स्ट ईयर जो होगा उसका प्राइस, मतलब ये 2025 में, ऐसे करते हैं, ऐसे देखिए, 2025 से शुरू हुआ 5 लाख, है ना, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख हो गया। नेक्स्ट ईयर में क्या हो गया, मतलब फर्स्ट जो डिक्रीज हुआ वो कितना हुआ, 5 लाख -25,000, तो कितना आया, 4,75,000, 75,000। ठीक है, अब जो 5% लगेगा, इंटू 5%, अब इस पे हम 5% लगाएंगे। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है, तो अब इस पे हम 5% लगाएंगे, कितना आएगा हमारे पास वैल्यू, सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, 5 लाख माइनस, अब जो वैल्यू आएगी, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब इसको 5 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जीरो, 5×5 = 25, 5, 2, 5×7 = 35, 2 37, 3, 5 × 20 और 3 23, यही आ रहा है, चेक कीजिए, 23,750, क्या यही आ रहा है। ठीक है जी, अब इसमें से 5 लाख में से नहीं, अब इसको हम माइनस करेंगे 4,75,000 में से। ठीक है ना, तो 4,75,000 में से माइनस जब हमने किया तो कितना बन गया, ये 4,51,250। ठीक है, अब ये जो थर्ड लगेगा, सॉरी, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड जो लगेगा बाय 100, ये अब इस पे लगेगा। ठीक है ना, सिमिलरली जब हम यहाँ इसको निकालेंगे, 4,51,250 माइनस, अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 4,51,250 पॉइंट, यहाँ पे इंटू 5, तो 5×5 = 25 के 5, कैरी 2, 5×10 2 12, 12 का 2 1, 5 5 एकम 5, 6, फिर 5×25 5, 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, एक के बाद डॉट है तो एक के बाद आएगा 22,562 रुपये। ठीक है, 22,562 रुपये 5 पैसे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आएगा, 4,28,687.5, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये थर्ड
डिप्रिशिएशन लगने के बाद, ठीक है ना। पहला कहाँ लगा, पहला ये 5 लाख पे, ठीक है, इंटू 5%, दैट इज 25,000, है ना। ये हमारा फर्स्ट था, उसके बाद ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड और ये थर्ड। 3 साल के बाद क्या हो गया, 4,28,000, 4,28,687 रुपया 50 पैसे। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हमने इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो किया है। अब जरा हम सेकंड मेथड देख लेते हैं हमारे फॉर्मूले में अप्लाई करके। तो जब हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूले में अप्लाई करते ही देखिए यहाँ पे क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा, PRNFP, ये क्या है। P मतलब प्रेजेंट वैल्यू, R मतलब रेट पर ईयर जो चेंज हो रहा है, और N मतलब कितने साल का है, ठीक है, N ईयर्स कितने साल का है, और FP हो गया हमारा फाइनल प्राइस, जो ये हमारा फाइनल प्राइस यहाँ पे निकला है ये। तो क्वेश्चन में कभी भी ये चारों में से, इन चारों में से कोई भी एक गायब होगा। जैसे यहाँ पे फाइनल प्राइस गायब था, वैसे ही कोई भी एक गायब होगा, और आपको क्या करना है, उस फोर्थ को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। बाकी के 3 वेरिएबल्स हमारे पास गिवन होंगे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या गिवन था, सॉरी, क्या मिसिंग था, फाइनल प्राइस, है ना। तो हम इस फॉर्मूले में डालेंगे एफ पी इक्वल्स टू पी 1 ± R/100 की पावर n, ठीक है। अब फॉर्मूले में जब पुट करेंगे वैल्यूज तो क्या होगा, 5,01,000, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, क्या होगा बताइए, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि वो वैल्यूज क्या है, डिक्रीज हो रही है वैल्यूज, है ना। तो जब वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं तो हमें क्या यूज करना है, माइनस। तो आर कितना है, अब आर है 5%, तो 5/100, ठीक है। इसके बाद एन, एन क्या है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, ठीक है। हमने पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 लाख को एज इट इज रखेंगे, और ये हो जाएगा 100, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे 100 हो जाएगा, 100 माइनस का 5 हो जाएगा, अपॉन, सॉरी, पावर 3। तो 5 लाख 95/100 की पावर 3 हो जाएगा। फिर 5 लाख, ठीक है जी, 5 लाख इंटू, या फिर हाँ इंटू, अब ये कितना है 95, तो 95 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, सॉरी 95 को 100 से डिवाइड कर देते हैं, कितना का 0.95, और इसकी पावर 3। तो 0.95 को हम 3 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 0.95 इंटू 0.95, जो भी वैल्यू आएगा फिर उसको हम 0.95 से इंटू कर देंगे, ठीक है जी। तो चलिए कीजिए मेरे साथ साथ, 0.95 इंटू 0.95, 5×5 = 25, 2, 5×45 और 2 47, इंटू 45 के 5, 9×81 और 81 और 4 85, ठीक है। कितना हो गया, 5, 7, 5, 12, 2, 5, 5, 10, 0 और एक 9। ये 4 के बाद है तो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद डॉट लग जाएगा, ठीक है। अब 0.95 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब जैसे देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे ना, तो यहाँ पे मैंने एक मिसिंग कर दिया 0 का, है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं, बात वही पड़ रही है, 7, 2, 0, 9, 0, 4 के बाद तो ये, ठीक है। तो अब क्या है, 90/25, 0.9025, 0.95, इससे इंटू करेंगे फिर से। तो अब क्या होगा, 5×25, 2 कैरी, 5×10 और ये 2 12, ठीक है। फिर 5×45, ये हो गया 45। अब 9 से करेंगे तो 9×5 = 45 के 5, ये हो गया 4, 9×2 = 18 और 4 22 का, 22 का 2 कैरी 2, फिर
सॉरी, यहाँ पे 9 2 18 2 22 है, तो पूरा 22 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 है ना। उसके बाद 9 81, तो ये हो जाएगा 81। इसके बाद लास्ट 0, 0 0 0 0 एंड 0। 3 2 5 और ये 5, ठीक है। ये हो गया 5, 2 और 5 7, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 4 और ये 1 5, और ये 8, और ये 0। तो फिर 1 और 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 0, ठीक है। बात समझ आई? तो अब इन वैल्यूज को हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या हो गया, 5 0 0 0 0 इंटू 0.83, सॉरी 857375, ठीक है। यही वैल्यूज आ रहे हैं आपके भी, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो जब हम, अगर हम चाहें तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। इनको सिंप्लीफाई कीजिए, जैसे 5 लाख है तो 1 लाख इंटू 5 कर दीजिए आप, ठीक है। तो 5 इंटू 1 लाख, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, या फिर वो भी छोड़िए, यहाँ से सिंपल डेसिमल हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 5 ही हुआ ना, ये 6, ठीक है। तो अब ये 5 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 और ये 2 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 एकम 5, और ये 5 दूना 10, या फिर इतना भी ना करें तो सिंपल 5 से इंटू करके और फिर इसको एक डॉट लगा दे, लेकिन मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है। इससे और सिंप्लीफाई, अब 2 से डिवाइड करना तो आसान हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, इस पे 2 8 16, 2 छक 12, फिर यहाँ पे तो 2 8 16, फिर 2 7 14.5, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आई, 4,28,687.5 रुपये आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा दोनों मेथड से, मैंने बता दिया, ठीक है ना। बात समझ आई दोनों मेथड में? ये हमारा फॉर्मूले के बेस पे था, और ये नॉर्मली जो हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से है कि पहले क्या करेंगे हम, पहले फर्स्ट ईयर पे जो वैल्यू निकलेगी उस पे हमें 5% लेस करना है, फिर जो वैल्यू निकलेगी उस पे हमें 5% लेस करना है, ठीक है ना। इस वैल्यू को हमें अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इस इस तरीके के इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। बात समझ आई? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू of a car is 10 lakh, ठीक है, and it depreciate at the rate of 10% per annum, ठीक है। what will be its value after 3 years, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, कि जिनको नहीं पता, डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी असेट की जो वैल्यू है, असेट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना, ठीक है, उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज हम 5,000 का खरीद के लाते हैं, और उस उसकी उसको यूज करने के बाद में हम जब बेचते हैं उसको, ठीक है, जब उसको बेचते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है ना। बात समझ आई? ठीक है, आगे देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोट कीजिए। एन इन्वेस्टर, सॉरी, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 grows at a rate of 8% per annum,
पर एनम, what will be its value after 5 year। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ मशीन इज ₹20,000। ठीक है। इट डिप्रिसिएट्स बाय 5% पर ईयर, what will be its value आफ्टर 4 years। ठीक है जी। इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, ये तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। ठीक है जी, हम ये कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।